नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इकोनॉमी एसेंसेस में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा एक तरह से चिंता व्यक्त की गई है और ये सिद्धांत एक तरह से एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स के संदर्भ में है। देखिए, एवरग्रीनिंग का मतलब रहता है कि कोई भी जो लोन है उसको लगातार एक तरह से जीवित बनाए रखना। तो एवरग्रीन का मतलब है कि लोन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही हैं और लोन एक तरह से समय पर वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे हो रही है और कैसे एक तरह से आरबीआई गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि ये एक चिंता का विषय है और बैंकों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकों में जो भी कर्मचारी हैं या कह सकते हैं बैंक के जो अधिकारी हैं उनके साथ कुछ कह सकते हैं मिली भगत के माध्यम से इस तरह की प्रक्रियाएं हो रही हैं और ये एक तरह से आरबीआई रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। तो आज हम एवरग्रीनिंग के संदर्भ में प्रमुख रूप से देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, आरबीआई गवर्नर की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स जो हो रहा है उसको एक तरह से रोका जाना चाहिए और इसको लेकर आरबीआई भविष्य में एक तरह से कुछ कठोर कार्रवाई भी कर सकती है अगर उसे इसके बारे में स्थितियों को नियंत्रित होने की स्थिति नहीं दिखती है। तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल ये उठता है कि ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स है क्या। देखिए, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स का अगर हम सीधे शब्दों में देखें तो मतलब एक तरह से ये रहता है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर किसी एक उपभोक्ता की बात करते हैं और यहाँ पर हम कोई एक बैंक ले लेते हैं। इस बैंक से या बैंक के द्वारा मान लीजिए इसको 1 करोड़ रुपए का कोई उधार दिया गया है। तो 1 करोड़ रुपए का ये जो ऋण दिया गया है, इस ऋण को मान लीजिए किसी विशेष तिथि में वापस करना है। मान लेते हैं आज ही की तिथि है। तो अगर आज की तिथि में बैंक को इसके द्वारा जो ऋण है, अपना जो लोन का भाग है, वो अगर वापस नहीं किया गया है तो उसके बाद एक तरह से 90 दिन का एक समय होता है। आप इस समय सीमा को समझते होंगे, क्योंकि 90 दिन का जो समय होता है उसके बाद एनपीए बन जाता है। यानी जब रिपेमेंट करना था, पुनर्भुगतान करना था, लोन की वापसी करनी थी, उससे 90 दिन का समय बैंक एक तरह से देखता है। अगर 90 दिन तक ऋण वापस नहीं आया है, चाहे मूलधन ब्याज सब कुछ मिलाकर अगर हम देखें, तो उसको एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट या गैर निष्पादनकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाता है और इस आधार पर बैंक का ये जो लोन है ये थोड़ा संकटग्रस्त मान लिया जाता है, यानी स्ट्रेस्ड वाला, कि यहाँ पर एक तरह से ऋण वापस आने की संभावनाएं कम है। तो बैंक इस प्रक्रिया को सामान्य तौर पर अपनाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा किया जाए कि जिस दिन इसका लोन वापस होना है या जिस दिन की तिथि है जब बैंक को इसे एनपीए में डालना है, उसी समय एक तरह से बैंक ने क्या करा कि इस व्यक्ति को एक दूसरा लोन दे दिया। एक यहाँ पर नया मान के चलिए कि जो लोन है वो इस व्यक्ति को दे दिया गया। तो इसने तो पुराना लोन दिया नहीं है, लेकिन पुराना लोन जो वापस नहीं करा है उसमें 2 हिस्से हैं। एक तो उसका मूलधन है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है, साथ साथ हम देखें तो उसमें आपका ब्याज का भाग है। तो उसके द्वारा किया गया जो नया लोन लिया गया उससे मान लीजिए उसने अपना ब्याज दे दिया, मूलधन भी बचा हुआ है। तो लोन जो एक तरह से जाना चाहिए था वापस नहीं हुआ और क्या हुआ, एक नया लोन इसके ऊपर आ गया। तो आपने लोन पूरा वापस नहीं प्राप्त किया, एक नए लोन के माध्यम से पुराना ब्याज ले लिया और फिर से कह सकते हैं लोन की प्रक्रिया को बढ़ा दिया। तो पुराना मूलधन, नया वाला मूलधन प्लस नया वाला ब्याज, ये बैंक को एक तरह से क्या है, बैंक को पैसा प्राप्त करना है। बैंक के लिए एक देनदारी हो गई, जो लायबिलिटी उसकी है जो उसे मिलना चाहिए, कहाँ से, उपभोक्ता से। तो ये क्या है, ये लोन की एक तरह से एवरग्रीनिंग की प्रक्रिया है कि आप ऋण को पूरी तरह से पूरा नहीं कर रहे हैं और उसको एवरग्रीन बनाकर रख रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता, लोन एनपीए में डालना पड़ता। और जब भी एक तरह से आप किसी भी लोन को एनपीए में डालते हैं तो बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो एक तरह से घट जाता है। तो लोन अगर एनपीए में रहता है तो प्रॉफिट की स्थिति क्या होती है, प्रॉफिट के संदर्भ में जो स्थितियां रहती हैं वो बड़े पैमाने पर प्रभावित होती हैं। और अगर एनपीए बैंक का बढ़ा रहता है तो नए प्रकार के जो ऋण हैं उनको लेकर स्थितियां एक तरह से नहीं बन पाती हैं। एक और बड़ी समस्या है, अगर बैंक का एनपीए बढ़ता है तो यहाँ पर आरबीआई की तरफ से एक सिद्धांत होता है जिसको हम प्रोविज़न बोलते हैं, जिसको कहा जाता है प्रोविजनिंग। आप इसे प्रावधान भी कह सकते हैं। प्रोविजनिंग का मतलब ये है कि ये जो आपका लोन एक तरह से एनपीए बना हुआ है, आपको इसके लिए कुछ जो कैपिटल है, कुछ जो पूंजी है वो अलग से सुरक्षित करके रखनी है। तो ये पूंजी जो आप एक तरह से संरक्षित करके रखेंगे, इसका आप कोई और उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी आपका जो लोन डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर है, जो एनपीए आप बोल रहे हैं कि होने वाला है या आपने एनपीए बोल दिया है, आपको उसके लिए कुछ पूंजी अपनी बैंक में जमा करके रखनी है। तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ के बदले हम मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए आपने प्रोविज़न के रूप में रख लिया कि ये जोखिम के समय काम आएगा। अगर ये 1 करोड़ वापस नहीं आया तो क्या हुआ, बैंक का 10 लाख जो रुपए है वो एक तरह से ब्लॉक हो गया। सबसे बड़ी समस्या यही है कि बैंक अगर अपना एनपीए बता देता है कि भाई ये हमारा लोन एनपीए हो गया, तो उन्हें कुछ पैसा प्रोविज़न में अलग से दिखाना पड़ेगा कि ये हमने ब्लॉक करके रखा हुआ है, इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि बैंक एनपीए बनने ही दें,
मतलब एनपीए की प्रक्रिया हो ही ना पाए, उससे पहले नया लोन दे दिया जाए और वो एक तरह से क्या है, ब्याज देकर वो एनपीए की प्रक्रिया में ना जा पाए। तो ये एवरग्रीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ना कहीं यूज़ करके कोशिश ये की जा रही है कि बैंक के जो लोन है वो एक तरह से एनपीए की स्थिति में ना पाए और ऐसी प्रक्रिया रहे कि एनपीए ना बढ़े और बैंक को प्रोविज़न में अलग से पैसा भी नहीं रखना पड़े। तो इसको लेकर कई तरह की प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो ये देखिए जो आपके लोन होते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं एवरग्रीन लोन, तो इसको जॉम्बी लोन भी कहा जाता है। जॉम्बी तो आप सभी ने सब सुना होगा। तो जॉम्बी के संदर्भ में ये कहा जाता है कि कोई भी लोन आपका जॉम्बी श्रेणी में मान लिया जाता है, कोई कंपनी जॉम्बी एक तरह से लोन की स्थिति में मान ली जाती है जब यहाँ पर ये कहा जाता है कि उसके कार्य करने के लिए उसके पास एक तरह से कुछ पूंजी जरूर है, लेकिन अगर किसी तरह से उसके ऋण वापसी की बात करते हैं यानी लोन वापसी की, वो उसके पास स्थिति नहीं है। तो आप कह सकते हैं कंपनी की स्थिति आर्थिक रूप में बस इतनी है कि वो अपना काम चला पा रहे हैं, किसी तरह के ऋण वापस करने की स्थिति नहीं है। ऐसी हम एक तरह से जो ऋण की स्थितियां हैं उन संस्थाओं के लिए जॉम्बी लोन या जॉम्बी एक तरह से ऋण या जॉम्बी कंपनियां उनको हम कह देते हैं। तो ये जो एवरग्रीन लोन है ये जॉम्बी एक तरह से ऋण की प्रक्रिया भी कहलाती हैं। तो यहाँ पर एक तरह से एनपीए की जो स्थिति है उसको रोकने के लिए प्रमुख रूप से ये एक तरह से काम हो रहा है, एवरग्रीनिंग किया जा रहा है, मतलब लोन को लगातार बनाए रखा जा रहा है जिससे कि लोन उस व्यक्ति का या संस्था का एक तरह से एनपीए में न जाए। और यहाँ पर ऐसे भी मामले हैं कि जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, जो जानबूझ के अपने लोन नहीं दे रहे हैं, मेरे पास क्षमता है, मेरे पास संसाधन है, लेकिन मैं बैंक का लोन नहीं दे रहा हूँ, उन्हीं से दोबारा लोन लेकर अपना काम चला रहा हूँ, तो ये क्या है, विलफुल डिफॉल्ट करने वाली बात है। ऐसे लोगों को भी एक तरह से आप देखें कि डिफॉल्ट की श्रेणी में वो ना जा पाए तो वो बैंक के साथ मिली भगत करके नए लोन लेकर अपने पुराने लोन की जो स्थितियां हैं उनको एक तरह से साधने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक तरह से आरबीआई के द्वारा बात सामने लाई गई है। तो क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं? तो आरबीआई गवर्नर का ये कहना है कि जो भी ऋण के साधन होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ खरीद कर या अलग अलग प्रकार के जो भी जैसे ऋण या बॉन्ड है, तो मान लीजिए दो एक तरह संस्था है ए और बी, ये दोनों ही मान लीजिए डिफॉल्ट कर रहे हैं, बैंक से लोन लिए लेकिन समय पर नहीं आ पा रहा है, तो ये दोनों ही अगर मान के चलिए किसी भी तरह से एक दूसरे के बॉन्ड या एक दूसरे के जो भी मान लीजिए डेट के साधन है, मान लीजिए डिवेंचर है, किसी भी तरह का आपका कोई साधन है, उसको खरीद कर एक दूसरे की मदद करते हैं, तो दो संस्थाएं मिलकर एक दूसरे के ऋण के संदर्भ में स्थितियां ऐसी करती हैं कि बैंक के पास एक तरह से वो लोन को अपना एवरग्रीन बनाकर रखते हैं। तो दो संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। या जो अच्छे उधारकर्ता हैं जो समय पर अपने लोन दे रहे हैं, वो एक तरह से क्या करते हैं कि जो लोन एक तरह से डिफॉल्ट हो सकता है, जो एनपीए बन सकता है, उनके साथ समझौता कर लेते हैं, उनके साथ मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम इस तरह के आपके जो खराब लोन है उसमें आपकी सहायता करेंगे। तो वो जो लोन डिफॉल्ट हो सकता है वो बच जाता है। इस तरह की भी स्थिति देखी गई है। साथ साथ उधारकर्ता पुनर्भुगतान के दायित्वों को समायोजित करने के लिए आंतरिक या कार्यालय खातों का उपयोग करता है। मतलब बैंक के ही जो इंटरनल अकाउंट है या बैंक के अपने जो खाते होते हैं लोगों के, उनका उपयोग करके कुछ लोगों के लोन देने की प्रक्रियाएं एक तरह से हुई हैं। तो वो तो डिफॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल रूप में, आंतरिक रूप में बैंक की तरफ से कुछ उधार का हिस्सा जैसे ब्याज है वो देने के केस भी सामने आए हैं। साथ साथ पहले की ऋण की चुकौती, जैसे मान के चलिए कल की डेट में ऋण को वापस करने की तिथि है, मतलब ऋण का जो एक तरह से चुकौती या वापस करने की तिथि कल है, उसके पहले ही एक नया ऋण सैंक्शन कर दिया गया और उस ऋण के माध्यम से पुराना जो लोन है उसके कुछ हिस्से ब्याज या मूलधन वो दिया गया। तो ये सारे अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं जहां पर हम लोन को एवरग्रीनिंग के रूप में एक तरह से रख रहे हैं। देखिए एक और शब्द होता है राइट ऑफ करना, आपने बहुत बार सुना होगा। राइट ऑफ करने का मतलब ये रहता है कि जो एक तरह से एनपीए बैंक के रहते हैं उन्हें बैंक के खातों से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि जो भी एक तरह से एनपीए का भाग रहता है वो बैंक के प्रॉफिट पर एक तरह से दबाव पड़ाता है। यानी अगर बैंक का एनपीए ज़्यादा है तो वो बैंक के कुल प्रॉफिट के हिस्से में दिख रहा होता है, लेकिन अगर आपने एनपीए को एक तरह से हटा दिया, उसे राइट ऑफ कर दिया, तो वो बैंक के प्रॉफिट में एक तरह से क्या है वो नहीं दिखेगा। तो बैंक का प्रॉफिट एक तरह से क्या है वो नीचे आ जाता है, वहाँ पर एक तरह से स्थिति ज़्यादा नहीं बनती है। तो एनपीए मतलब एक तरह से आपका एसेट है जो आपको वापस आना है, लेकिन आपने 90 दिन की समय सीमा में वापस नहीं आया है तो आपने उसको एनपीए कह दिया। लेकिन अगर आप एनपीए को राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब आप अपने खाते में उसको नहीं दिखाते हैं, यानी आपका जो वास्तविक प्रॉफिट है वो घट जाता है और इसके अनुसार बैंक का जो कर की देनदारियां हैं वो नीचे आ जाती है। एक फ़ायदा ये रहता है। तो राइट ऑफ करने का मतलब ये रहता है कि खातों में से एनपीए का जो भाग है वो बैंक हटा देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो राइट ऑफ किया जाता है उसको वापस लेने की प्रक्रिया बैंक करती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो जाता है, वो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। आप आंकड़ा देखिए, यहाँ पर आरबीआई की तरफ से आंकड़ा दिया गया है कि अगर हम प्रमुख रूप से देखें कि पिछले 5 साल में
माना गया है कि जो एनपीए है उसमें से लगभग आपका 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो हिस्सा है वो राइट ऑफ किया गया है। इसमें मार्च 2022 तक अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जो एनपीए है वो लगभग 709 लाख करोड़ रुपए है जो राइट ऑफ किया गया है। और ये लगभग कुल मिलाकर जितना एडवांस या लोन है उसका 5.9% है। इसी के साथ साथ देखें मार्च 2023 में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए जो एनपीए का भाग है वो एक तरह से आपका राइट ऑफ किया गया है। और 2017-18 में आप देखें कुल मिलाकर बैंक का एनपीए कितना हो रहा था 11.2%। अभी ये आंकड़ा आप देखिए घटकर कितना आ रहा है 5.9% तक। तो पिछले 5-6 साल में बड़ा अमाउंट जो एनपीए का है, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक, ज़्यादा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का, उसको राइट ऑफ किया गया है। तो राइट ऑफ करने से वो एनपीए से हट जाता है। एनपीए से हट जाता है तो बैंक को उसके लिए पूंजी अलग से नहीं रखनी है सुरक्षित, क्योंकि बैंक का एनपीए ज़्यादा है तो उन्हें कुछ प्रोविज़न करना पड़ेगा, तो वो खाते से हट जाता है। लेकिन ध्यान रखें, राइट ऑफ करना एवरग्रीनिंग नहीं होता है, ये इससे अलग है। तो इसमें दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों अलग अलग हैं। राइट ऑफ को एक तरह से हटा दिया जाता है बैंक खातों से, वो एनपीए का भाग, लेकिन बैंक उसकी वसूली की प्रक्रियाओं को चलाता रहता है। लेकिन एवरग्रीनिंग ऋण को लगातार एक तरह से आप देखें कि नए बनाने की प्रक्रिया है, उसमें डिफॉल्टर होते हैं वो बैंक से मिलजुल कर एक तरह से कार्य करते हैं। इसीलिए आरबीआई गवर्नर ने इस पर चेतावनी एक तरह से जारी की है। आप देखिए, जब भी इस तरह से एक प्रक्रिया एवरग्रीनिंग की आती है तो माना जाता है कि जो कमज़ोर संस्थाएं क्रेडिट वाली हैं, जिनको ज़्यादा अच्छे ऋण नहीं मिलने चाहिए, जो डिफ़ॉल्टर हैं, जिनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, वो एक तरह से ऋण प्राप्त कर लेते हैं। भाई एवरग्रीनिंग में क्या है, एक डिफ़ॉल्टर है और बार बार वो बैंक से ऋण ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो अच्छे उधारकर्ता हैं वो सामान्य रूप से ऋण से पीछे हो जाते हैं। तो माना यह जाता है कि ये क्राउड आउट की प्रक्रिया, मतलब जैसे मान के चलिए 10 लोग ऋण लेने के लिए गए हैं, लेकिन बैंक ने क्या कर रखा है कि पहले ही 5 जो लोग खराब ऋणदाता हैं, जो टाइम पर पैसा नहीं दे रहे हैं, उनको ऋण बार बार दे रहे हैं, एवरग्रीनिंग कर रहे हैं। तो जो सही में उधारकर्ता पैसा लेकर वापस करने वाले हैं वो बैंकिंग तंत्र से हट जाते हैं। इसी को क्राउड आउट कहा जाता है। तो बैंकिंग तंत्र में उधार लेने वालों की जो संख्या है वो एक तरह से हट सकती है अगर एवरग्रीन की प्रक्रिया बढ़ती है, क्योंकि डिफॉल्टर बार बार ऋण लेकर बैंक के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आरबीआई के द्वारा इस पर भी एक तरह से चिंता व्यक्त की गई है कि ये प्रक्रिया रुकनी चाहिए और इसको लेकर बैंकों को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। हो सकता है कि जल्द आरबीआई इसके बारे में कुछ नया दिशा निर्देश लेकर आए। वैसे आप ध्यान रखें, 2014 में अगर हम बात करें तो आरबीआई गवर्नर जब रघुराम राजन थे, उनके समय में आप देखें एसेट क्वालिटी के संदर्भ में एक रिव्यू किया गया था। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू में 2014 के समय में ये बात सामने आई थी कि इस तरह से एवरग्रीनिंग की प्रक्रियाएं की जा रही हैं। अब यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने दोबारा इस बात को कहा है। इसी के संदर्भ में हमारा एक प्री का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, ऋणों को राइट ऑफ करने से बैंक के एनपीए में कमी आती है और उनकी कर की देनदारी घटती है। तो बिल्कुल सही बात है, एनपीए घटाने से उनका प्रॉफिट नीचे होता है और उनकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है। ऋणों को राइट ऑफ करना ही ऋणों की एवरग्रीनिंग कहलाती है। तो दोनों प्रक्रिया अलग अलग हैं। राइट ऑफ करना एवरग्रीनिंग नहीं है। राइट ऑफ का मतलब बैंक अपने लोन को अपने खातों से अलग कर देता है, लेकिन उनको वसूली की प्रक्रिया में जारी रखता है। केवल वो अब बैंक के अकाउंट में खातों में दिखाई नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर दूसरा कथन गलत है, केवल पहला सत्य है। तो उत्तर हमारा ए, केवल एक सत्य है। तो आज के सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी रूप में अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो टॉपिक हमारी चर्चा में रहेंगे उनको हम इकोनॉमी एसेंशियल्स के हमारे टॉपिक में लगातार कवर करते रहेंगे। हमारी इस पहल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके किसी भी तरह के कोई विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य उन अपने विचारों को व्यक्त करें। तो आज के सत्र को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद।